गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस सेशन में थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, जैसा कि हमने पहले प्रजातंत्र में पढ़ा, प्रजातंत्र के संदर्भ में हमने देखा था कि ये दो प्रकार की होती हैं। एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसमें जिसे जो मत मिला हुआ है वह अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करता, स्वयं उपस्थित होकर के अपने लिए कानून का निर्माण करता है, कार्यपालिका का चुनाव करता है, अन्य संस्थाओं आवश्यक संस्थाओं का चुनाव करता है, उनके कार्यों की समीक्षा करता है, उनके कार्यों को बंटवारा करता है। कहने का मतलब सब कुछ वो स्वयं करता है। बट ये संभव केवल विशुद्ध प्रजातांत्रिक व्यवस्था में है। जो प्रजातंत्र लार्जली संसार में लोगों को उपलब्ध है वो है प्रतिनिधि प्रजातंत्र। दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसा प्रजातंत्र जो प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है, या ऐसा प्रजातंत्र जहां सरकार बाय रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधियों के द्वारा है, गवर्नमेंट बाय रिप्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार जो प्रतिनिधि के द्वारा सरकार चलाई जाती है, लोकतंत्र मूल रूप से जो उदारवादी लोकतंत्र है वो तो प्रतिनिधि के द्वारा चलाई जाती है। प्रतिनिधि प्रजातंत्र ही उसे दूसरे नाम से जानते हैं। समष्टिवादी जो व्यवस्था है, इसमें खास करके कम्युनिस्ट व्यवस्था थी जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही सोवियत संघ में स्थापित हुई, और उसके बाद संसार लगभग आधे से अधिक संसार के हिस्से में ये समष्टिवादी या साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। वह भी इस बात का दावा करता है कि उनकी सरकार भी जो है वो जनता के प्रतिनिधियों की सरकार है। तो इस तरह से दोनों ही व्यवस्था, चाहे उदारवादी लोकतंत्र हो या समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था हो, जिसका नमूना हमने सोवियत संघ में देखा और पूर्वी यूरोप में देखा, कुछ मामलों में आज भी चीन में जो लागू है। तो दोनों ही व्यवस्थाएं जो है वो प्रतिनिधि के शासन व्यवस्था के होने का दावा करती है, लेकिन दोनों की मान्यताएं अलग अलग है, दोनों के सिद्धांत अलग अलग हैं। इनको हम देखेंगे कि प्रतिनिधि के बारे में दोनों के दृष्टिकोण क्या है। ये बात स्पष्ट है कि ये जनता का शासन है, परंतु जनता स्वयं जो है वह इस शासन का नेतृत्व नहीं करती। स्वयं शासन में प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग नहीं लेती, बल्कि वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से वो शासन करती है, जिसको हम अप्रत्यक्ष व्यवस्था भी कहते हैं। लोकतंत्र के संदर्भ में इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो इसमें प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत है, जिसको हम प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत कहेंगे, उनकी मान्यताएं क्या है, एक एक करके हम उसको देखेंगे। इनकी पहली मान्यता यह है कि व्यक्ति के अधिकार अनुलंघनीय है, दैट कैन नॉट बी चैलेंज, ये इनकंट्रोवर्टेबल, जिस पर कोई जो है चर्चा परिचर्चा से परे है, जिस पर किसी प्रकार के आक्षेप नहीं लगाए। कुल मिलाकर के व्यक्ति के अधिकार एब्सोल्यूट है। व्यक्ति को जो अधिकार मिले हुए हैं, खास करके जो राजनीतिक अधिकार है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति को व्यक्ति होने के कारण मिले हुए हैं और इस सिद्धांत पर किसी प्रकार के चर्चा परिचर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है, इस पर कोई डिस्कशन का कोई स्कोप नहीं है। तो पहली मान्यता है कि राइट ऑफ इंडिविजुअल, और स्पेशली पॉलिटिकल राइट ऑफ इंडिविजुअल, राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज unchallengeable, is beyond discussion, you can say. तो पहली और सबसे प्रमुख मान्यता है कि व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार जो है वो अनुलंघनीय है। दूसरी मान्यता है कि उदार संविधान में विश्वास। उदार संविधानवाद का अर्थ क्या है, हम संविधानवाद में इस बात को देखें, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में देखें संविधानवाद क्या है। संविधानवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें पहले से विधान निर्मित किए जाते हैं और उस विधान के अनुरूप शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है।
शासक वर्ग पर जो है अंकुश है, सीमाएं हैं कि उन्हें अपने जो है विधियों के अधीन रहते हुए विधि के द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है केवल उन्हीं अधिकारों का जो है वह उपभोग करे और किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में वह अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन न करे, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करे, इत्यादि इत्यादि। संविधानवाद एक ऐसे मूल्य हैं जिस मूल रूप से शासन व्यवस्था में शासक वर्ग पर नागरिकों की या व्यक्तियों के राजनीतिक अधिकारों का अंकुश है। तो ये संविधानवाद, उदार संविधानवाद की अवधारणा है कि कोई भी शासन व्यवस्था संविधानवाद के अनुरूप तभी कही जाएगी जब पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है और किसी भी परिस्थिति में शासक वर्ग की स्वेच्छा शासन का आधार नहीं बनती, बल्कि कानून ही शासन का आधार होते हैं, संविधान ही शासन का आधार होते हैं। दूसरी बड़ी मान्यता। तीसरी चीज, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। अब प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना है तो कैसे 50 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं, 10 करोड़ है, आबादी है, पूरे जो है क्षेत्र में फैली हुई है, किस प्रकार से जो है चुनाव पद्धति करेगी, सभी लोगों को, सभी क्षेत्रों को जो है वह पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्राप्त हो। इसके लिए जो सबसे जो है उपयुक्त व्यवस्था उदारवादी लोकतंत्र में दिखाई देती है उसे हम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करते हैं, जिसमें पूरे देश को जो है जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं उनको उतने क्षेत्र में बांट देते हैं या पूरे क्षेत्र को कई भागों में बांट देते हैं और एक क्षेत्र से कई उम्मीदवार जो है चुने जाते हैं। कहने का मतलब है प्रदेश जो है टुकड़े टुकड़े में टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन क्षेत्र में बांट देते हैं और प्रत्येक क्षेत्र से एक या एक से अधिक व्यक्ति के चुने जाने की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों का चुनाव कर लिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। चौथी मान्यता है कि सभी व्यक्तियों को समान मत एवं मतों का समान कीमत हो। दिस इज इक्वल टू एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको कहते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज में तो वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्ति। अब पहले क्या है, मत के अधिकारों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो है योग्यताएं निर्धारित की जाती थी। कभी शिक्षा की योग्यताएं थी, कभी कुल की योग्यताएं थी, कुल या फिर धन संपदा के अधिकार की या अन्य प्रकार की जो है योग्यताएं मत के अधिकार के लिए जोड़ी जाती थी। लेकिन अंततः जिस बात पर एक मत है उदारवादी प्रजातंत्र में, उदारवादी लोकतंत्र में, बात जो है अब विवाद से परे है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाए। तो व्यक्ति बचपन से एक व्यक्ति है तो कब उसे अधिकार दिए जाए, तो एक निश्चित आयु सीमा रखी गई है, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, जहाँ जो सुविधा है। लेकिन ज़्यादातर 18 वर्ष और उसके बाद के नागरिकों को सभी को समान मत दिए जाते हैं, कोई भिन्नता नहीं, और सभी के मतों की समान कीमत है। 1 इंडिविजुअल 1 वोट, नॉट मोर नॉट लेस। पहले जो है ग्रेडेड वेटेज मतदान प्रणाली थी, जिसमें एक यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसके मत का मूल्य अधिक है, यदि अनपढ़ है, इलिटरेट है, उसके मत का मूल्य कम है। एक धनवान व्यक्ति है उसके मत का मूल्य अधिक है, एक गरीब व्यक्ति है उसके मूल्य। ऐसी चीज़ों को नकारते हुए सभी के लिए समान मत के अधिकार, सभी मतों के समान कीमत, प्राइस, वैल्यू होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति एक वोट, और सभी व्यक्ति जो एडल्ट है सभी को जो है वो अधिकार मिलने चाहिए। अगली मान्यता बनता है कि प्रभुसत्ता का निवास शासक वर्ग के बजाय शासित वर्ग में। ये तो जो है प्रजातंत्र की ये मान्यता है, प्रजातंत्र इसी मान्यताओं के आधार पर विकसित हुआ है कि जो है मूल जो संप्रभुता है, जो संप्रभु है वो संपूर्ण जानता है। शासक वर्ग से संप्रभुता निकल करके जो है
पूरे देश के नागरिकों में समाहित हो गई है, और नागरिक जो है अब वो शासक वर्ग का चुनाव करता है, और इसीलिए शासक वर्ग को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, इसकी व्यवस्था है। तो प्रभु सत्ता का निवास शासक वर्ग के बजाय पहले जब जब मोनार्की थी या वर्ग तंत्र था, कुलीन तंत्र था, तब जो है शासक वर्ग में सब प्रभु सत्ता का निवास होता था। परंतु अब प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण आधार यह है कि जनता संप्रभु है, जनता ही में ही अंतिम शक्ति निवास करती है, संपूर्ण चीज़ें जनता में निहित है। संविधान भी जनता ने स्वीकारा, इसलिए संविधान है, और संविधान के माध्यम से जो संस्थाएं बनी है वो सभी जनता के नियंत्रण में है। तो प्रभु सत्ता का निवास शासक वर्ग के बजाय शासित। और मान्यता है कि चुनाव क्षेत्र का आकार समान हो तथा मतदान गुप्त एवं स्वतंत्र हो। अब प्रश्न उठता है कि जो क्षेत्रीय मतदान प्रणाली है, तो क्षेत्र में बांटते हैं तो कितना पॉपुलेशन किस क्षेत्र में होना चाहिए। तो एक प्रतिनिधि यदि किसी यहाँ से 100 प्रतिनिधि चुने जाने हैं, तो 100 प्रतिनिधि में जो है पूरी जनता को 100 प्रतिनिधि चुनने हैं, तो लगभग जो है बनता है कि यदि 1 करोड़ की जनता है, 100 प्रतिनिधि चुने जाने हैं, तो उसे 100 से भाग दे ले, और जो भागफल आता है लगभग उतने, थोड़े बहुत अंतर के साथ, उतने व्यक्ति के द्वारा एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना चाहिए। तो आकार लगभग हर एक प्रतिनिधि के चुने जाने के समान होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो गुप्त मतदान जो होता है, ये जो है ना, वो गुप्त मतदान के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि समाज में भिन्न प्रकार की ग्रेडेशन है, स्ट्राटिफिकेशन है, स्तरीकरण है। इसमें बहुत से लोग मुखर होकर के अपने विचारों को व्यक्त नहीं करना चाहते, क्योंकि वो समाज में जो दूसरे वर्ग हैं उससे वो भयभीत रहते हैं, उससे डरते हैं, या उसका वर्चस्व होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या चाहता है, किसको चुनना चाहता है, यदि वह खुले मतदान प्रणाली हो, सामने सभी की करना हो, तो शायद वह ऐसा नहीं कर पाए जो वो करना चाहता है। इसलिए व्यक्ति के मतों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी समझा गया कि गुप्त मतदान प्रणाली, मतदान गोपनीय हो। व्यक्ति ने किसके पक्ष में मतदान किया है ये लोगों को पता नहीं चले, चुने जाने वाले व्यक्ति को भी नहीं पता चले, जिसको वो चुन रहा उसको भी पता नहीं चले। तो इस तरह से जो है चुनाव प्रणाली काफ़ी प्रभावी हो जाती है, और व्यक्ति के मतदान के अधिकार जो है वह स्थापित होते हैं, स्वतंत्र रूप से व्यक्ति मतदान करने में सक्षम होता है। तो ये एक बात। एक और मान्यता है कि प्रतिनिधि निर्वाचक समूह के प्रति उत्तरदायी है। निश्चित रूप से होना ही चाहिए। जिस समूह ने किसी अपने लिए प्रतिनिधि चुना है, तो प्रतिनिधि को अंतिम रूप से जो है चुनने वालों के प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए। उसका ये दायित्व बनता है इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से, कि वह व्यक्ति जिसने उन्हें चुना है, व्यक्ति समूह जिसने उन्हें चुना है, उसकी आकांक्षाओं को, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी समस्याओं को जो है वो उठाए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो तत्पर है, कार्य करे। यदि चुने जाने के बाद वो समूह से अलग हो जाता है, समूह के हितों के विरुद्ध कार्य करने लगता है, तो फिर जो है प्रतिनिधि का सिद्धांत जो है वही जो है उल्टा हो जाता है, वही उसका पर्पस ही समाप्त हो जाता है। तो प्रतिनिधि निर्वाचक समूह के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ये एक प्रमुख मान्यता है उदारवादी लोकतंत्र की। अगली मान्यता है कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। हमने पहले भी कई लेक्चर्स में इस बात पर जो है बल दिया है कि प्रजातंत्र को क्रियान्वित करने या प्रजातंत्र को जो है मूर्त रूप प्रदान करने में राजनीतिक दलों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। राजनीतिक दलों के अभाव में आज के दिनों में प्रजातंत्र का क्रियान्वयन की कल्पना नहीं की जा सकती, और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक दल ही दरअसल वो माध्यम है जिसके द्वारा नागरिक मुद्दों के से अवगत होता है, नीतियों से अवगत होता है, कार्यक्रमों से अवगत होता है। उसे पता चलता है, इस बात का पता चलता है कि कौन वर्ग, कौन समूह क्या करना चाहता है, और जो वो करना चाहता है क्या उसके हित में है या हित में नहीं। इसीलिए वो अपने आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए वो अपने समान विचार वाले या उसके हितों को साधने वाले जो जन समूह है, जो राजनीतिक दल में एकत्रित हुए हैं, उनका चुनाव करता है। उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। यदि राजनीतिक दल न हो तो नागरिकों के लिए यह चुनना कि कौन सा वर्ग को चुने, कौन से व्यक्ति को चुने जो उनके हित के लिए काम करे, उनके हितों को साधने के लिए, उन्हें हित को में वृद्धि करने के लिए काम करे, ये उनके लिए तय करना बहुत मुश्किल
हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये प्रतिनिधि सिद्धांत की एक और महत्वपूर्ण मान्यता है। एक दूसरी मान्यता कि जनादेश का सिद्धांत, जिस दल को बहुमत मिला है सत्ता में आने का, राज करने का या शासन में आने का, शासन में सरकार का निर्माण करने का, वो दरअसल शासन करने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाएगा। तो जनता ने क्या आदेश दिया है, जिसे हम जनादेश कहते हैं। जनता ने यदि किसी पूरे राजनीतिक दल, जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल एक साथ चुनाव मैदान में है, उनमें से एक दल को कहता है कि आप शासन करेंगे, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है सामने, उन्होंने जो सिद्धांत सामने रखा है, उन्होंने जो नीतियों को सामने रखा है जनता के, उन्होंने जो कार्यक्रम लोगों के सामने रखा है, उस कार्यक्रम पर मोहर लगाई है। और इसीलिए जब वो सरकार में आ रहे हैं तो उन्हें निश्चित रूप से उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए कि वह उन्हीं कार्यक्रमों को, उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं नीतियों को लागू करे, नंबर 1। नंबर 2, विपक्ष में बैठने वालों के लिए भी एक आदेश है कि आप जो है सत्ताधारी दल पर एक दबाव बनाएंगे, एक उस पर दृष्टि रखेंगे कि जिन कार्यक्रमों के आधार पर हमने उनका चुनाव किया है, क्या वह उन कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यदि नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में जो है यह जनता तक सूचित होना चाहिए। और अंतिम और महत्वपूर्ण जो मानता है वह है बहुमत का सिद्धांत। जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं और प्रतिनिधि सिद्धांत की बात करते हैं, या जब प्रजातंत्र की केवल बात करते हैं, तो भी जब उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ उभर करके आती है कि कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिया जा सकता। हमेशा सर्वसम्मति की आकांक्षा बिल्कुल निराधार है। समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारे मत हैं, इसलिए हमेशा हर मुद्दे पर सर्वसम्मति जो है स्थापित किया जाना है, सर्वसम्मति तक पहुंचा जाना अत्यंत कठिन है, या यूँ मान लें कि वो इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है। इसलिए ईजीएस्ट वे और टू रन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इज टू टेक डिसीजन बाय मेजोरिटी। बहुमत के द्वारा निर्णय लिए जाए, तो हर जगह बहुमत का सम्मान होना चाहिए। बहुमत के सिद्धांत पर आधारित है। चुनाव जब जीते जा हारे जाते हैं तो उसमें बहुमत का अधिकार, चुनाव के बाद सरकार बनती है तो बहुमत का आधार होता है, संस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं वह बहुमत का आधार होता है। कहने का मतलब प्रजातंत्र और बहुमत इस तरह से घुल मिल गए हैं कि दोनों ही सिद्धांत एक दूसरे के पूरक से बन गए। तो ये जो मान्यताएं थी, ये उदारवादी लोकतंत्र के प्रतिनिधि के संबंध में मान्यताएं है कि प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन से लक्षण की आवश्यकता है, क्या क्या चीज आवश्यक है। दूसरी ओर समष्टिवादी व्यवस्था, जिस टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which is represented by one form of government, that is communist government, that came to power in 20th century, and I think in the second decade और 20th सेंचुरी, दूसरे दशक, 20वीं शताब्दी दूसरे दशक में सत्ता में आती है, और धीरे धीरे जो है 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो है लगभग आधे से अधिक संसार पर इसका कब्जा होता है। वह हमेशा ये क्लेम करती रही कि वह असली प्रजातंत्र जो है वह उदारवादी प्रजातंत्र नहीं है, बल्कि असली प्रजातंत्र जो है वो साम्यवादी समाजवादी प्रजातंत्र है। और उसके लिए सबसे पहला आर्गुमेंट जो वो देते हैं, कहते हैं कि जो उदारवादी प्रजातंत्र है वो केवल राजनीतिक वैधानिक अधिकारों की बात करता है, केवल कागज पर लिखे हुए अधिकारों की बात करता है, धरातल पर उन अधिकारों को नहीं उतारता। और इसीलिए उदारवादी प्रजातंत्र में घोर आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं। एक और जो है लग्जरी होती है, विलासिता होती है, दूसरी तरफ दरिद्रता होती है, पशुतुल्य जीवन होता है। ये जो उदारवादी प्रजातंत्र के समाज की सच्चाई है। इसलिए कहते हैं कि असली लोकतंत्र जो है वो उदारवादी और वैधानिक प्रजातंत्र में नहीं, बल्कि असली लोकतंत्र का आधार का मतलब है, जो अर्थ है और आधार जो होना चाहिए, वो आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है? आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसे काम का अधिकार मिले, नंबर 1। कोई भी व्यक्ति को जो है वो बेरोजगार है या उसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है जीविका के, उसकी चिंता न रहे, वो आर्थिक आवश्यकताओं के लिए चिंता मुक्त रहे।
निजी संपत्ति का निरोध हो। निजी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, संपत्ति पूरे समाज की है और इसीलिए उस पर पूरे समाज का अधिकार है। उससे जो लाभ उत्पन्न होते हैं उस पर पूरे समाज का अधिकार है, पूरे समाज में उसका वितरण होना चाहिए। तो इसलिए पूरे अर्थतंत्र पर, या यूं कहें कि उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए और उसका लाभ पूरे समाज में समान रूप से वितरित हो। इसे ही आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर आर्थिक अधिकार को राजनीतिक और वैधानिक अधिकार के ऊपर वरीयता प्रदान की गई है। सृष्टिवाद ये कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए जो है संपूर्ण लोगों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग जो है, जो मजदूर वर्ग है, उसका ही वर्चस्व होना चाहिए और इसलिए सर्वहारा वर्ग को ही अधिकार मिलने चाहिए। जो पूंजीपति वर्ग है उसका तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, इसलिए अधिकार की तो बात ही नहीं है। समाज में केवल सर्वहारा वर्ग का ही वर्चस्व होना चाहिए, उसे ही जो है सत्ता में होने का, सत्ता पर काबिज होने का अधिकार है। इसीलिए समष्टिवादी लोकतंत्र में लोकतंत्र के अधिकार केवल और केवल सर्वहारा वर्ग को दिए गए। सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने एक दल की व्यवस्था की। कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर जो करता है वो केवल एक ही दल करता है। वो क्रांति से पहले भी वही दल कर रहा था और क्रांति के पश्चात भी वही दल करेगा, और वो है साम्यवादी दल। साम्यवादी दल का ही अस्तित्व होना चाहिए, इसलिए दूसरे दलों के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। साम्यवादी दल का ही वर्चस्व है और साम्यवादी दल के अतिरिक्त किसी अन्य दलों का कोई जो है वह अस्तित्व नहीं है। एक और मान्यता समष्टिवादी व्यवस्था में जो प्रतिनिधि व्यवस्था है उसको ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। लोकतांत्रिक केंद्रवाद में लोकतंत्र भी है, केंद्रवाद भी। इसका अर्थ यह है कि साम्यवादी दल ये मानता है कि व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से होना चाहिए कि लोकतंत्र और केंद्रवाद के बीच एक संतुलन बना रहे। हर स्तर पर लोगों को किसी भी मुद्दे पर विचार व्यक्त करने की संपूर्ण स्वतंत्रता है। वो खुले मन से अपने विचार रख सकता है, निर्णय ले सकता है। लेकिन जैसे ही जो जिस व्यवस्था में निर्णय लिए जा रहे हैं उसके ऊपर से कोई निर्देश प्राप्त होता है तो वो निर्देश जो है उन्हें मान्य होने चाहिए। तो इस प्रकार की जो संरचना है इसमें ऑथोरिटी जो पिरामिडिकल है, सत्ता जो है वो पिरामिडिकल है और सर्वोच्च सत्ता जो है पॉलिट ब्यूरो के हाथ में है और उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो नीचे तक मान्य है। जहाँ तक निर्णय नहीं लिए जाते वहाँ तक जो है हर एक स्तर पर लोगों को मुद्दों के संदर्भ में, विषयों के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करने का संपूर्ण अधिकार है। तो लोकतंत्र यहाँ पर हर स्तर पर जो है व्याप्त है। हर व्यक्ति को जो है अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन निर्देश ऊपर से प्राप्त होते ही जो है उनके ये अधिकारों से छीन जाते हैं और इसी को वो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र भी कहता है। दरअसल साम्यवादी व्यवस्था को सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र का मतलब है यहाँ पर कि एक वर्ग की सत्ता। शब्द उन्होंने दरअसल उदारवाद से जुड़ा है कि अधिनायकवाद में एक वर्ग, एक व्यक्ति या एक वर्ग की सत्ता, यहाँ पर वो मेजोरिटी की बात करता है। जो लोकतंत्र का मतलब क्या है, जो है मेजोरिटी, बहुमत का सरकार, और बहुमत में कौन है, सर्वहारा वर्ग। इसे सर्वहारा वर्ग का ही जो है अधिकार होना चाहिए, अन्य किसी के अधिकार को स्वीकार नहीं करता। और इस तरह से जो है समष्टिवादी अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है और कहने के पीछे उनका आधार ये है कि व्यक्ति को जो चाहिए, जिसके लिए जो है जिस अधिकार के लिए वो हमेशा से लड़ रहा है और जिस अधिकार के अभाव में उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, दरअसल प्रजातंत्र वहीं से शुरू होनी चाहिए और वह है आर्थिक लोकतंत्र। और आर्थिक लोकतंत्र में वर्चस्व जो होना चाहिए उनका जो संपत्ति का निर्माण करते हैं, इन्होंने अब तक संपत्ति का निर्माण किया है, और वह है मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग, और इसीलिए सर्वहारा वर्ग के अधिकारों को ही केवल स्वीकार करता है। तो ये प्रतिनिधित्व की दो विशिष्ट, दो अलग अलग व्यवस्था में जो है अलग अलग सिद्धांत हैं। आगे हम जो है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के जो तरीके हैं उस पर चर्चा करेंगे अगले